हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम टेकिंग द सेकेंड लेक्चर ऑफ पर्सनालिटी चैप्टर्स ऑफ साइकोलॉजी। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी क्या होता है, उसकी मीनिंग्स क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, और फिर उसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखे थे कि अलग अलग साइंटिस्टों ने किस तरीके से पर्सनालिटी को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। ओके, इन सभी को जानने के बाद जो है रोल ऑफ नर्स भी जो है हम लोगों ने देखा था। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाओ और प्लेलिस्ट में जाकर के जो है उस वीडियो को पहले देखो, ताकि पर्सनालिटी के बारे में तुम सभी चीज समझ सको। ओके, तो आज के लेक्चर में जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। ओके, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी बहुत कोई को समझ में नहीं आता है, यहां से क्वेश्चन आते हैं और फिर जो ये थोड़ा सा टफ भी है। ओके, तो क्या करना है, तुमको अच्छा से समझना है, सुनना है, नोट्स बनाना है, ताकि जब बाद में तुमको रिवीजन करना पड़े तो तुम यहां से रिवीजन कर सको। ओके, इसका नोट्स जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे। तो हम लोग बिना समय को गवाते हुए जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। आखिर कितने तरीके के थ्योरीज जो है हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारे सिलेबस के अनुसार से हम लोग यहां पे जो फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे उस थ्योरी का नाम है एल्पोर्ट्स थ्रेट थ्योरी, मींस गॉर्डन्स एल्पोर्ट्स थ्रेट थ्योरी। सेकेंड है रायमंड केटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स। थर्ड है आइसेंक 3 डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। फोर्थ है द 5 फैक्टर थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड एंड साइको एनालिटिकल थ्योरी। सिक्स्थ है एरिक एरिक्सन एंड साइकोलॉजिकल स्टेज ऑफ पर्सनालिटी। एंड सेवंथ है जिन पाइगट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, ऑल थ्योरीज आर इंपोर्टेंट, बल्कि जो है यहां से सिगमंड फ्रॉइड तो बहुत ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। एरिक एरिक्सन भी समझना है ताकि इसको तुमको बाद में भी यूज होगा। जिन पाइगट को भी समझो और इस चारे को जो है समझना ही समझना है। तो हम लोग जो है एक एक करके सारे थ्योरीज को समझेंगे और सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और फर्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है गॉर्डन एल्पोर्ट्स थ्रेट थ्योरी। ओके, ट्रेट का मतलब क्या होता है? ट्रेट का मतलब होता है गुण। ओके, किसी भी इंसान के किसी पार्टिकुलर एक गुण को बोलेंगे हम लोग ट्रेट। इसी तरह इंसान में बहुत सारे गुण होते हैं तो बहुत सारे ट्रेट्स भी होते हैं। ओके, तो जो गॉर्डन साहब थे, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहला थ्योरी दिया पर्सनालिटी के ऊपर और उन्होंने पर्सनालिटी को 3 टाइप में बांट दिया। ओके, क्या किया? 3 टाइप में बांट दिया। तो वो 3 टाइप में बांटने के बाद जो सबसे पहला टाइप था वो था कार्डिनल ट्रेट्स। ओके, क्या था? कार्डिनल ट्रेट्स। ये किस तरीके का ट्रेट था? देखो यहां पे क्या किया, उन्होंने ट्रेट को कैटेगराइज किया। क्या किया? उन्होंने ट्रेट को कैटेगराइज किया, बहुत सारे ट्रेट को जो है कैटेगराइज किया। ट्रेट मतलब गुण। तो जितने भी आदमी थे, जितने भी मनुष्य जाति में जितने सारे गुण होते हैं, किसी में जो है शाइनेस होता है, कोई हंसमुख होता है, कोई मोटा सा होता है, कोई बहुत गुस्से वाला होता है, ये सब क्या है? ये सारे गुण हैं, इंसान के गुण हैं। इन सारे गुणों को जो है कैटेगराइज किया 3 भाग में। ओके, तो जो सबसे पहला भाग था वो था कार्डिनल ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट्स क्या होता है? तो यहां पे ध्यान से देखने वाली चीज है कि डोमिनेंट ट्रेट डेट शेप ए पर्सन इंटायर लाइफ। ओके, इंसान का एक ऐसा गुण जो पूरा तरीके से डोमिनेंट हो उसके लाइफ में, ठीक है, जो उसके लाइफ का निर्माण ही करता हो, एक गुण। ओके, यहां पे कह रहा है कि दिस ट्रेट आर सो स्ट्रोंग। ये ऐसा ट्रेट है जो बहुत ही स्ट्रोंग होगा और पीपल आर ऑफन डिफाइंड बाय देम, और वो जो है उसी गुण के द्वारा जाना जाएगा। ठीक है, लोग क्या होगा? उसी गुण के द्वारा जाना जाएगा। उस टाइप के गुण को बोलेंगे कार्डिनल ट्रेट्स। ओके, यहां पे जैसे एग्जांपल दे रहा है किस तरह के गुण, तो हिटलर्स हेटर्ड वाज ए कार्डिनल ट्रेट डेट इन्फ्लुएंस ऑल हिज एक्शन। ओके, हिटलर का एक ऐसा गुण जिसके माध्यम से वो सभी को नफरत करता था। ठीक है, सारे दुनिया उसके क्रूरता को नफरत करते थे। तो डेट इज द मेन ट्रेट ऑफ हिटलर। ओके, तो फिर गांधी जी का अहिंसा। ओके, गांधी जी का अहिंसावादी सोच जो है वो भी एक जो है गांधी जी का ट्रेट था। इसी तरीके का जो है अगर हम लोग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखें तो मोदी जी का भाषण देने का तरीका या फिर उसका पर्सनालिटी, ओके, वो उसका एक क्या है? ट्रेट है, एक गुण है, जिसके माध्यम से जो है वो पूरे देश विदेश में क्या हो रहे हैं? विख्यात हो रहे हैं। ओके, तो कार्डिनल ट्रेट एक ऐसा ट्रेट है, एक ऐसा गुण है जो एक इंसान के फुल लाइफ, फुल पर्सनालिटी को शो करता है। इतना समझ में आया? ओके, नेक्स्ट जो हमारा ट्रेट आता है वो है सेंट्रल ट्रेट, मींस केंद्रीय गुण। ओके, तो सेंट्रल ट्रेट क्या होता है? दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी।
ओके ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी एक इंसान के पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ये मेन गुण तो नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे गुण होंगे, गुणों को ग्रुप होंगे, ठीक है, ग्रुप ऑफ गुण होंगे जो एक इंसान के पर्सनालिटी को क्या करेगा? वो डिफाइन करेगा। दे आर नॉट एज डोमिनेंट, ये इतना भी डोमिनेंट नहीं होगा, लेकिन स्टिल कोर ट्रेट्स यू नोटिस इन द पीपल, लेकिन जो है एक ऐसा गुण होगा जो तुम इंसानों में देख सकते हो। ओके लाइक क्या होगा? इसका एग्जांपल दिया गया, समवन माइट बी इंटेलिजेंट, कोई इंसान जो है बहुत ज्यादा तेज है, वो उसका गुण है। कोई बहुत ज्यादा ईमानदार है, खुददार आदमी है, वो उसका गुण है। कोई साय है, शर्मीला सा आदमी है, तो वो भी उसका गुण है। ओके तो डेट इज द सेंट्रल ट्रेट। ये ऐसा ट्रेट नहीं है कि जिसके माध्यम से एक इंसान को जाना जाए, परंतु ये एक ऐसा ट्रेट है जिसके माध्यम से एक इंसान के पर्सनालिटी को जाना जा सकता है। तो ये जो ट्रेट कहलाया, ये ट्रेट कहलाया सेंट्रल ट्रेट। ओके नेक्स्ट जो यहां पे टाइप बनाया गया वो था सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है, थर्ड टाइप था सेकेंडरी ट्रेट। तो सेकेंडरी ट्रेट क्या कहता है कि वैसे ट्रेट, ओके वैसे ट्रेट डेट ओनली शो अप इन स्पेसिफिक सिचुएशन और अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। ये ऐसा गुण है जो हमेशा तुमको नहीं दिखेगा। ओके ये एक ऐसा गुण है जो किसी स्पेशल सिचुएशन में, किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में तुमको देखने को मिलेगा। ओके हर एक इंसान में होता है, लेकिन तुमको हमेशा नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा है यहां पे कि फीलिंग नर्वस व्हाइल गिविंग ए स्पीच बट नॉट इन एवरीडे लाइफ। ओके ऐसा इंसान है जिसको अगर बोल दिया जाए कि तुमको जाके स्टेज पे जाके भाषण देना है, अब वो नर्वस हो जाएगा। ठीक है, हर एक कोई नर्वस नहीं होता, लेकिन बहुत कोई नर्वस होता है। तो वो स्पेशल सिचुएशन जहां उसको बोला गया कि जाके तुमको भाषण देना है, और वो इंसान क्या हो गया? नर्वस आ गया, है ना। तो ये जो नर्वसाना है वो सेकेंडरी ट्रेट है इंसान का। ओके कोई कोई इंसान होता है, वो वीडियो गेम खेल रहा होता है अच्छे से, जैसे ही वो हारेगा वो पूरा चिल्लाना शुरू कर देगा, गुस्सा होना शुरू कर देगा। दैट इज ऑल्सो ए सेकेंडरी ट्रेट। ठीक है, तो ये सारे जो गुण होते हैं, ये हमें ऐसे गुण होते हैं जो हमको स्पेशल सिचुएशन पे ही देखने को मिलते हैं, लेकिन ये इसके पर्सनालिटी को डिफाइन करता है। ओके तो गॉर्डन साहब ने जो है सारे ट्रेट्स को जो है तीन भाग में कैटेगराइज किया, कार्डिनल ट्रेट्स, सेंट्रल ट्रेट्स एंड सेकेंडरी ट्रेट्स। ओके इतना तुमको समझ में आ गया होगा। ओके अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं, और नेक्स्ट थ्योरी का नाम था रायमंड केटल 16 पर्सनालिटी थ्योरी, जो कि 16 पीएफ के नाम से भी जाना गया, मींस 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ओके तो इससे पहले जो एल्पोर्ट साहब थे, एल्पोर्ट साहब ने जो है बहुत सारे ट्रेट को जो है निकाल के रखे थे कि इंसान के ये गुण होते हैं, वो गुण होते हैं, बहुत सारे गुण, हजारों गुण जो है उन्होंने निकाल के रखा, हजारों ट्रेट जो है निकाल के रखा। लेकिन जो रायमंड साहब थे, ठीक है, रायमंड साहब जो थे ये थोड़ा चालाक थे। उन्होंने क्या किया, उसके आगे थोड़ा और रिसर्च को जारी रखा, लेकिन उन्हीं के आइडियाज पे। ठीक है, किसके आइडियाज पे? एल्पोर्ट्स के ही आइडिया पे जो है उन्होंने जो है अपना रिसर्च को जो है जारी रखा। तो उन्होंने क्या किया, केटल्स टुक एल्पोर्ट्स आइडिया फर्दर एंड यूज्ड मेथ टू डिग डीपर। उन्होंने जो है उसके आइडिया को लिया और उन्होंने उसमें और ज्यादा रिसर्च किया, उसमें अपने मेथ को घुसा घुसा करके जो है उसको बहुत तरीके से डिफरेंशिएट करके उसको कम करने का प्रयास किया। ओके तो उन्होंने क्या किया, जो कि 4000 से ज्यादा ट्रेट्स जो है एल्पोर्ट साहब ने खोज रखे थे, तो उन्होंने जो है 4000 ट्रेट से जो है कम करते करते जो है 16 की फैक्टर तक पहुंच गया। 16 ऐसे ट्रेट को खोजा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और किसी भी इंसान के पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकता था। ठीक है, तो उन्होंने 4000 ट्रेट से कम करते करते 16 ट्रेट तक पहुंचा और उसको जो है 16 की फैक्टर बना दिया, मीन 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो किसी इंसान के पर्सनालिटी को डिफाइन करे। ओके तो यहां पर जो है उन्होंने क्या यूज किया था, फैक्टर एनालिसिस यूज किया था। ओके मैथमेटिक्स यूज किया था, और फैक्टर एनालिसिस यूज करने के बाद जो है केटल स्ट्रीमलाइन थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड डाउन टू जस्ट 16 इसेंशियल ट्रेड। थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड को जो है उन्होंने कम करके 16 इसेंशियल ट्रेड बनाया, और दिस 16 ट्रेड फ्रॉम द कोर ऑफ पर्सनालिटी, और यही 16 ट्रेड जो है वो पर्सनालिटी का कोर बना। ओके जो कि मेन हिस्सा होता है, यही बना। तो नेक्स्ट जो यहां पे पॉइंट आता है वो कह रहा है कि रायमंड ने जो है 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर का फॉर्मेशन किया। उन्होंने वो जो है एक प्रश्नावली बनाया जिसके माध्यम से जो है वो 16 क्वेश्चन जो है इंसान को देता था, और उसी के माध्यम से जो है वो उसके पर्सनालिटी को जानने का प्रयास करता था।
ओके, तो केटल्स क्रिएटेड दिस टू मेजर दिस स्टेट एंड प्रिडिक्ट बिहेवियर। ओके, केटल्स ने जो है जो ये फैक्टर्स क्वेश्चनर बनाया था उसके माध्यम से क्या करता था, वो किसी भी आदमी के पर्सनालिटी को मेजर करता था और प्रिडिक्ट करता था। पहले जो है वो इंसान के सारे ट्रेट्स को पहचानता था, उसको मेजर करता था कि एक इंसान में कितने सारे गुण हैं और उस गुण के हिसाब से जो है इंसान के पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करता था। ओके, तो यही था क्या 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर्स। ओके, नेक्स्ट था कि दिस अप्रोच, ये जो अप्रोच था वो डाटा ड्राइवन था, मीन जो है जितने भी सारा डाटा पहले ले चुके थे उसी के आधार पे जो है हम लोग प्रिडिक्ट करते थे। ओके, और हेल्प टू क्वांटिफाई पर्सनालिटी ट्रेट्स, और जो है पर्सनालिटी ट्रेट्स को क्या करते थे, क्वांटिफाई करते थे कि इसमें कौन कौन से ट्रेट्स हैं। ओके, मेकिंग इट यूजफुल फॉर रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ किसी भी इंसान के पर्सनालिटी को जानने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए। ओके, तो ये था रायमंड्स केटल 16 पर्सनालिटी फैक्टर। तो रायमंड्स के कौन कौन से 16 पर्सनालिटी फैक्टर थे उसको एक बार देखते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट एक बार इसको देख लेना जरूरी है ताकि तुम्हारे दिमाग में क्या हो, एक पिक्चर बन जाए। अच्छा, ये किस तरीके का थ्योरी है, क्या हो रहा है यहां पे, किस तरीके से कहानी बनाया गया था। ओके, तो ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स है, लाइक स्टेबिलिटी, डोमिनेंस, लेवलीनेस, कॉन्शियसनेस, बोल्डनेस, सेंसिटिविटी, विजिलेंस, एब्स्ट्रैक्टेडनेस, प्राइवेटेडनेस, एप्रीहेंशन, ओपननेस, सेल्फ रिलायंस, perfectionism, टेंशन, वार्मथ, रीजनिंग। ओके, तो डेट्स ऑल आर द 16 पर्सनालिटी फैक्टर, और इसी के माध्यम से जो है वो क्या करते थे, वो इंसान के पर्सनालिटी को प्रिडिक्ट करते थे। ओके, तो दो तरीके के थ्योरी तुमको समझ में आ गया होगा कि पहला थ्योरी क्या कह रहा था और सेकेंड थ्योरी क्या कह रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है इजीनेक्स 3 डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। ओके, 3 डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। तो इजीनेक्स जो थे वो 3 ब्रॉड डायमेंशन को क्या किए थे, प्रपोज किए थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि हम जो है पर्सनालिटी के 3 डायमेंशन को जो है प्रपोज कर रहे हैं और उसको तुमको जो है समझना होगा और उसी के माध्यम से जो है पर्सनालिटी वर्क करता है। ओके, तो जो सबसे पहला डायमेंशन था वो था इंट्रोवर्सन एंड एक्सट्रोवर्सन। ठीक है, मींस इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, ये वर्ड तुमने सुना होगा और पर्सनालिटी में मैंने इसको बताया है। तो वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि एक जो डायमेंशन होता है वो होता है एक्सट्रोवर्सन एंड इंट्रोवर्सन। यहां पे जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो किस तरीके के होते हैं पहले उसको समझो। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो प्रीफर सॉलिट्यूड, अपने आप रहने वाला। ठीक है, बहुत ही जो है अंतर्मुखी होता है, फोकस ऑन इनर थॉट्स, वो अपने बारे में सोचेगा, अपने थॉट्स पे ज्यादा फोकस करेगा और एंजॉय क्विट एक्टिविटीज, और शांत एक्टिविटीज को जो वो एंजॉय करता है। कौन, इंट्रोवर्ट वाले लोग। इंट्रोवर्ट वाले लोग अपने आप में खुश रहना पसंद करेंगे, ज्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, बैठ के बुक पढ़ेंगे, गेम खेलेंगे या फिर जो भी करना होगा करेंगे, और बात करेंगे भी तो किससे बात करेंगे, जो उसको पसंद होगा। ओके, वो इंसान होगा इंट्रोवर्ट टाइप के। लाइक यहां पे एग्जांपल दिया हुआ है कि नेहा प्रेफर स्टडिंग एलोन इन ए लाइब्रेरी एंड अवॉइड ग्रुप डिस्कशन। नेहा एक ऐसी लड़की है जो अकेला रह के पढ़ाई करना चाहती है, वो लाइब्रेरी जाती है और अकेला पढ़ती है, उसको ग्रुप डिस्कशन करने में कोई मजा नहीं आता, बिकॉज नेहा इज ए इंट्रोवर्ट गर्ल। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ये किस तरीके का होता था, आउट गोइंग, बाहर जाके एंजॉय करने वाला, एंजॉय सोशल इंटरेक्शन, सोसाइटी में रहेगा, सबसे जो है मेल मिलाप बनाएगा, और थ्राइव इन एक्टिव इन्वायरमेंट, और जो एक्टिव इन्वायरमेंट होते हैं जहां सब लोग काम कर रहे होते हैं वहां जाके वो मजा करेगा। ओके, ये कौन वाले होंगे, वो एक्सट्रोवर्ट वाले होंगे। और यहां पे जो एग्जांपल दिया गया है कि रोहन एक लड़का है, वो ऑलवेज सिट विद फ्रेंड इन द कैंटीन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप स्टडी सेशन एंड चैटिंग विद एवरीवन। रोहन एक ऐसा लड़का है, वो कैंटीन में बैठ करके सबसे बातें करते रहता है, एंजॉय करते रहता है और सभी लोग से जो है चैटिंग करते रहता है। ओके, तो दो तरह के जो यहां पे बताए गए, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, दैट इज द फर्स्ट डायमेंशन ऑफ एसिनिक्स। ओके, तो यहां पर जो है हमने इसको समझा। सेकेंड डायमेंशन क्या था, इसका सेकेंड डायमेंशन था न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। क्या था, न्यूरोटिसिज्म एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। तो जो न्यूरोटिसिज्म वाले पर्सन होंगे वो किस तरीके के होंगे, प्रोन टू एंजाइटी। ठीक है, प्रोन टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड इमोशनल इनस्टेबिलिटी। ये एक ऐसे इंसान होंगे जो हमेशा एंजाइटी में ही रहेंगे, टेंशन में ही रहेंगे, हमेशा टेंशन में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, इमोशनल इनस्टेबिलिटी रहेगा इसमें। मतलब उसको लगेगा कि यार आज दिन अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, उसका इमोशन हमेशा जो है
स्टेबल रहेगा ही नहीं, कभी खुश, कभी गुस्सा, कभी कुछ भी हो जाएगा। ओके, तो डेट इज द न्यूरोटिसिज्म वाले पर्सन होंगे। फिर यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है उस पर्सन का, किस तरीके का होगा कि पूजा एक लड़की है, गेट एक्सट्रीमली नर्वस बिफोर एग्जाम, वो एग्जाम से पहले जो है पूरे तरीके से नर्वस हो जाती है। ओके, ऑफन स्टेइंग अप ऑल नाइट वॉरिंग, और रात भर जो है वो ऐसे ही बैठे रहती है और सोचते रहती है क्या होगा मेरा, किस तरीके से एग्जाम देंगे, पूरा टेंशन में। ओके, ये जो पर्सन होता है वो न्यूरोटिसिज्म वाले पर्सन होते हैं, तुम देखते होगे अपने कॉलेज में भी। ओके, और एक जो इंसान होता है वो होता है इमोशनल स्टेबिलिटी, बिंदास रहने वाला इंसान, काम रहेगा, शांत रहेगा, रेजिलेंट रहेगा, हैंडल स्ट्रेस वेल, अच्छे तरीके से जो है किस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करते हैं वो जानने वाला इंसान कौन होगा, इमोशनल स्टेबिलिटी वाला पर्सन। ओके, दैट इज द सेकेंड डायमेंशन। ओके, यहां पे एग्जांपल कह रहा है कि अमित स्टे रिलैक्स्ड इवन ड्यूरिंग एग्जाम वीक, एक अमित है वो एग्जाम टाइम में अच्छे तरीके से काम रहता है, मस्त रहता है, और मेंटेनिंग हिज रूटीन विदाउट स्ट्रेस, और अपने रूटीन को जो है बिना स्ट्रेस का जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, तुमने अपना कॉलेज में भी देखा होगा, अपने क्लासमेट्स को भी देखे होंगे, कुछ ऐसे क्लासमेट्स होते हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं फिर भी टेंशन में रहते हैं, है ना, पूरे तरीके से टेंशन में, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब मैंने इतना पढ़ा तो है बट कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं फेल हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सोचते रहेगा। एक ऐसा पर्सन होता है पढ़ेगा लिखेगा नहीं लेकिन मस्त बिंदास रहेगा, फेल होगा 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 ठीक है, कुछ और कर लूंगा, बिंदास रहने वाला पर्सन जो होगा वो इमोशनल स्टेबिलिटी वाला होगा, और जो टेंशन वाला होगा वो न्यूरोटिसिज्म वाला होगा। ओके, तो सेकेंड डायमेंशन ये था। थर्ड डायमेंशन कौन सा होगा, थर्ड डायमेंशन होगा साइकोटिसिज्म वाला। ओके, साइकोटिसिज्म वाला जो है वो थर्ड डायमेंशन होगा। ये किस तरीके का पर्सन होंगे, ये कैन बी एग्रेसिव, ये गुस्सा वाले भी हो सकते हैं, इंपल्सिव भी हो सकते हैं, कभी भी जो है पूरा इंपल्सिव हो जाएंगे और मारपीट कर देंगे, ठीक है, एंड शो लेक ऑफ एम्पैथी, और इसको जो है ऐसा होता है कि वो तुमको ज्यादा दया भाव नहीं दिखाएंगे। ओके, तो ये जो होगा हाई साइकोटिसिज्म वाले पर्सन होंगे, है ना, पूरा चिड़चिड़ा वाला एकदम, बहुत ही इस तरीके का पर्सन। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एग्जांपल क्या है कि विक्रम एक लड़का है, ऑफन गेट इनटू आर्गुमेंट, हमेशा जो है वो आर्गुमेंट में ही रहता है ड्यूरिंग ग्रुप प्रोजेक्ट, अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो जाएगा तो हमेशा आर्गुमेंट करेगा ही करेगा, और डिसरिगार्ड अदर ओपिनियन प्रीफरिंग टू डू थिंग्स दिस वे, और उसको क्या है ना, वो चाहेगा कि हम जिस चीज को मानते हैं, मेरे को जो लगता है कि ये सही है वही सही है, दूसरा सारा कुछ गलत, सभी का ओपिनियन गलत, जो हमारा ओपिनियन है वही करेक्ट ओपिनियन है। ओके, तो ऐसे पर्सन जो होते हैं वो साइकोटिसिज्म वाले होते हैं, हाई साइकोटिसिज्म वाले होते हैं, वो एग्रेसिव भी हो सकते हैं और इंपल्सिव भी हो सकते हैं, और लेक ऑफ एम्पैथी शो करते हैं, मतलब तुमको ज्यादा दया भाव नहीं दिखाएगा, हम जो है भाई हैं। ओके, तो ये थ्री टाइप के डायमेंशन जो था इस थ्योरी में दिखाया गया था, इस बात को तुमको समझ में आना चाहिए, इतना मैंने बोल बोल के समझाने का कोशिश किया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी आता है उस थ्योरी का नाम है द 5 फैक्टर थ्योरी, मींस बिग 5। ओके, तो यहां पे जो है 5 फैक्टर थ्योरी है, ठीक है, 5 फैक्टर थ्योरी के बारे में हम लोग समझेंगे जो इंसान के पर्सनालिटी को शो करता है। यहां पे क्या हो रहा था ना, अलग अलग तरीके के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया, बांटा और बताया कि देखो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, और इसी के हिसाब से जो है तुम किसी भी इंसान के पर्सनालिटी को जज कर सकते हो कि वो इंसान का पर्सनालिटी कैसा है, उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। ओके, तो द 5 फैक्टर थ्योरी जो था, द बिग 5, ओके, आइडेंटिफाई 5 ब्रॉड डायमेंशन, ये क्या किया, 5 बड़े डायमेंशन को आइडेंटिफाई किया, डेट डिस्क्राइब ह्यूमन पर्सनालिटी, जो ह्यूमन के पर्सनालिटी को क्या करता था, डिस्क्राइब करता था। ओके, तो कौन कौन से थे, ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओके, नेक्स्ट था न्यूरोटिसिज्म, नेक्स्ट था कॉन्साइंटियसनेस, नेक्स्ट था एक्सट्रावर्जन, एंड नेक्स्ट था एग्रीबलनेस। ओके, तो ये जो था 5 तरीके का बिग 5 जो है वो डायमेंशन थे जिसके माध्यम से किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को समझा जा सकता था। ओके, अब एक एक करके इसको जो है हम लोग एक बार जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो जो पहला है वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इस इंसान का किस तरीके का गुण होगा थोड़ा इसको देखा जाए, है ना। तो यहां पे इस इंसान का डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि इस पर्सनालिटी के इंसान का रिफ्लेक्ट क्रिएटिविटी, ये जो इंसान होंगे वो क्रिएटिविटी में ज्यादा मशहूर रहेंगे, ठीक है, सृजनात्मक कार्य को करेंगे,
नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी, हर एक चीज को जानने का प्रयास करने वाला इंसान। विलिंगनेस टू ट्राई न्यू थिंग, और हमेशा जो है नया नया चीज सीखते रहने का, नया नया चीज जो है करते रहने का जो इंसान होगा ना, वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सभी चीज को क्या करना चाहेंगे, एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। ओके, लेकिन यहां पे कहा गया कि टेस्ट होता है, टेस्ट होने के बाद जो जिसका हाई स्कोर आएगा और जिसका लो स्कोर आएगा, उस दोनों के बारे में यहां पे बताया गया है। ओके, दैट इज द डायमेंशन। तो जिसका हाई स्कोर आएगा इस टेस्ट में, वो ओपन माइंडेड होगा, पूरे तरीके से खुले दिमाग वाला होगा, इमेजिनेटिव होगा, इमेजिन करेगा और एडवेंचरस होगा, मजा करेगा पूरे दुनिया को, है ना। और जिसका लो स्कोर आ रहा है, जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस में लो स्कोर लाया है, वो कन्वेंशनल होगा, मतलब अपने अंदर रहने वाला, रेजिलिएंट टू चेंज, उसको चेंज ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब हम जैसे हैं हमको छोड़ दो, वैसे ही रहने दो। ओके, ऐसे पर्सन एंड प्रीफर रूटीन, और क्या करता है, एकदम रूटीन में रहने वाला, एकदम फर्स्ट बेंचर, एक फर्स्ट बेंचर एक बैक बेंचर, हाई स्कोर वाले बैक बेंचर एंड लो स्कोर वाले फर्स्ट बेंचर, एकदम रूटीन से चलेगा, मस्त रहेगा, अपना ही तरीके से पढ़ाई करेगा। ओके, अब जैसे यहां पे एग्जांपल दिया गया है एक, कि संजय लव एक्सप्लोरिंग न्यू आइडिया, एक संजय नाम का लड़का है जिसको न्यू आइडिया को एक्सप्लोर करने में मजा आता है। ओके, एंड हिज आर्ट प्रोजेक्ट एंड ऑफन सजेस्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन इन क्लास, और जो है तरह तरीके के आर्ट प्रोजेक्ट करते हैं और नया नया इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है क्लास में देते रहते हैं। ये कौन था, ये ओपननेस टू एक्सपीरियंस में जो है हाई स्कोर लाने वाला बंदा था। ओके, जिसका माइंड जो था वो ओपन था। ओके, तो नेक्स्ट जो यहां पर डायमेंशन आ रहा है, उस डायमेंशन का नाम है कॉन्शियसनेस। तो ये जो पर्सन होगा, इस तरीके का जिसका पर्सनालिटी होता है, वो किस तरीके का होगा, पहले इसको समझते हैं। यहां पे कह रहा है कि वो जो पर्सन होगा वो जिम्मेदारी वाला पर्सन होगा, मेजर्स रियलेबिलिटी, वो इंसानों के जिम्मेदारी को समझेगा, उसको मापेगा। ओके, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन को चलाने वाला होगा, एंड डिपेंडेबिलिटी, उस पर जो है लोग विश्वास कर सकते हैं, ऐसा पर्सन होगा जिसपे तुम जो है अपना विश्वास रख सकते हो। उस तरीके का जो पर्सनालिटी होता है वो होता है कॉन्शियसनेस वाले लोग। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि जो इसमें हाई स्कोर लाएगा वो पर्सन कैसा होगा, गोल ओरिएंटेड होगा। ठीक है, अपने गोल के प्रति जो है पूरे तरीके से जो है भावनिष्ठा रखेगा, डिसिप्लिन्ड होगा एंड मेटिकुलस होगा। मेटिकुलस का मतलब होता है सावधान होना, अपने गोल के प्रति बहुत सजग रहना। तो जो हाई स्कोर लाएगा इसमें वो इस तरीके का पर्सन होगा, और जिसका लो स्कोर होगा इसमें वो किस तरीके का होगा, इंपल्सिव होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड होगा एंड केयरलेस होगा। मीन तुरंत तुरंत जो तुनक जाएगा, है ना। डिसऑर्गेनाइज, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं रहेगा, जो मन आया कर दिया, जो मन आया बोल दिया, और केयरलेस रहेगा, मतलब जो है किसी के प्रति जो है कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। ओके, तो ऐसे पर्सन जो होंगे वो लो स्कोर वाले होंगे, और जो पूरी तरीके से गोल ओरिएंटेड होंगे वो जो है कॉन्शियसनेस में जो है हाई स्कोर लाएंगे। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि मीरा ऑलवेज सबमिट हर असाइनमेंट। मीरा एक ऐसी लड़की है जो अपना असाइनमेंट को सही तरीके से सबमिट करती है, अर्ली, मतलब पहले जाकर के सबमिट कर देगी। कीप ए डिटेल प्लानर, पूरा डिटेल प्लान में रखती है। फॉलो हर स्टडी शेड्यूल डिलीजेंटली। ओके, और वो जो है अपने स्टडी शेड्यूल्स को जो बहुत अच्छे तरीके से रखेगी, है ना। तो ये जो पर्सन है ये कॉन्शियसनेस में जो है हाई स्कोर लाएगा, पूरे तरीके से गोल ओरिएंटेड, मेरे को क्लास का टॉपर बनना है ना। एक बच्चा, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मेरे को पढ़ना होगा पढ़ लूंगा, खेलना होगा खेल लूंगा, कोई डेली रूटीन नहीं। तो वो जो होगा लो स्कोर वाला होगा, और जो पूरे तरीके से गोल ओरिएंटेड होगा, जिसका जो है जिम्मेदारी होगा, वो होगा हाई स्कोर वाला पर्सन। तो ये जो था सेकेंड डायमेंशन था। ओके, तो हम लोग जो है अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट डायमेंशन को देखते हैं, जिस डायमेंशन का नाम है एक्सट्रावर्जन। ओके, ये जो एक अलग ही डायमेंशन था। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन है कुछ इस तरीके से दिया गया है कि ऐसे लोग जो होंगे वो इंडिकेट करेंगे सोशियबिलिटी, मींस जो है समाज में पूरी तरीके से मिलनसार होंगे। ओके, नेक्स्ट होता है असर्टिवनेस, का मतलब होता है कि पूरे तरीके से क्या होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, एंड एंथुसियाज्म मतलब होता है कि उत्साही लोग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के लोग जो होंगे वो ऐसे तरीके के जो है ट्रेड्स को रखेंगे। तो जो इसमें हाई स्कोर लाएगा वो किस तरीके का होगा, आउटगोइंग, बाहर जाके मजा करने वाला, इनर्जेटिक, टोलकेटिव, बहुत ज्यादा बात करने वाला। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट की तरह ही। ठीक है, उसी का यहां पर जो परछाई लिया गया है कि आउटगोइंग होगा, बाहर जाके मजा करने वाला होगा, पूरे तरीके से एनर्जेटिक होगा और टोलकेटिव होगा, मीन सबसे बात करेगा खुल करके, है ना। नेक्स्ट यहां पे कहा कि जो इसमें लो स्कोर लाएगा वो कैसा होगा, वो रिजर्व रहेगा, अपने आप में रिजर्व रहने वाला, साय होगा, शर्मीला होगा, मीन्स कोई इसको कुछ बोल दो तुरंत शर्मा जाएगा। नेक्स्ट है प्रीफर सोलिटरी एक्टिविटी, और वो जो है अपने आप में रह के खुद का काम करने में मस्त रहने वाला होगा।
ओके कौन? लो स्कोर वाला। तो यहां पे एग्जांपल लिया गया कि राहुल इज द फर्स्ट टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। राहुल एक ऐसा लड़का है जो सबसे पहले कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है इन क्लास, बातचीत स्टार्ट करेगा एंड एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, और जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो है वो पार्टिसिपेट करेगा और एंजॉय करेगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो है एक्स्ट्रावर्सन का हाई स्कोर लाने वाला बंदा है। ओके पूरी तरीके से जो है एक्सट्रोवर्ट है। तो एक तरीके से समझे तो जो हाई स्कोर वाला होगा वो एक्सट्रोवर्ट होगा और जो लो स्कोर वाला होगा वो क्या होगा? इंट्रोवर्ट होगा। ओके ये वाला डायमेंशन भी तुमको समझ में आ गया होगा, आसान है। नेक्स्ट इसी का जो फोर्थ डायमेंशन है वो है एग्रीएबलनेस। ठीक है, एग्रीएबलनेस, इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि रिफ्लेक्ट ए पर्सन टेंडेंसी टू बी कंपेशनेट एंड कोऑपरेटिव। एक ऐसे पर्सन होगा जिसका टेंडेंसी क्या होगा? कंपेशनेट होगा, किसी के प्रति जो है कंपेशनेट होना कि मेरे को ये काम करना है, इस तरीके से जो है किसी चीजों को जो है पूरे अच्छी तरीके से बनाना है। ओके और कोऑपरेटिव होगा, सबको मदद भी करेगा। ओके मददगार होगा। अगर जो इसमें हाई स्कोर लाएगा वो किस तरीके से होगा? काइंड होगा, दयालु होगा, एम्पैथेटिक होगा, फ्रेंडली होगा, सभी से जो है सम्मान रखने वाला, सभी को दोस्त की तरह रखने वाला, ये इस तरीके का पर्सन होगा। नेक्स्ट इसका जो लो स्कोर लाएगा वो क्या होगा? कॉम्पिटिटिव होगा। वो सभी से क्या करेगा? कंपटीशन करेगा कि तुम ऐसे हो मैं भी ऐसा रहूंगा, मैं भी बड़ा बनूंगा, मैं भी तुमको गिरा दूंगा। क्रिटिकल रहेगा एंड मोर प्रोन टू कन्फ्लिक्ट, और ऐसा रहेगा कि वो सबसे लड़ाई करते रहेगा कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम इतना क्यों बढ़ गए। ओके तो तुम अपने समाज में भी देखते होंगे कि कोई ऐसा पर्सन होता होगा जो दयालु रहता होगा, सभी से प्रेम भाव से रहता होगा, कोई गरीब है अमीर है फर्क नहीं पड़ता, सभी से प्रेम भाव। अरे ऐसा इंसान भी रहता होगा जो सबसे जलते रहता होगा। ठीक है कि तुमको ऐसा क्यों हो गया, तुम इतने पैसे वाले क्यों हो, तुमको नहीं होना चाहिए, है ना, इस तरीके के लोग भी होते हैं। तो इसमें जो है एग्रीएबलनेस का जो है दो फॉर्म था, हाई स्कोर वाले काइंड होंगे, लो स्कोर वाले कॉम्पिटिटिव होंगे, है ना। तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से दिया गया कि अंजलि जो है एक वॉलंटियर टू हेल्प क्लासमेट्स विद देयर स्टडीज एंड इज एलिवेट सपोर्टिव ऑफ हर फ्रेंड। अंजलि एक ऐसा लड़की है जो पूरे क्लास में सबको हेल्प करते रहती है, सबके पढ़ाई में हेल्प करती है और अपने फ्रेंड को सपोर्ट भी करती है। ओके बिकॉज दैट इज द हाई स्कोर एग्रीएबलनेस। ठीक है इसमें जो है इसको हाई स्कोर मिला है। दैट इज द 4 डायमेंशन। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट डायमेंशन को देखते हैं, जिस डायमेंशन का नाम है न्यूरोटिसिज्म। इसको शायद हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। ओके एक बार और देखते हैं इस डिस्क्रिप्शन क्या होगा इस डायमेंशन का। तो ये वाले जो पर्सनालिटी वाले लोग होंगे ना वो उसको जो है क्या करेगा? इमोशनल स्टेबिलिटी करेगा, मेजर रहेगा। मींस कभी भी वो एक जैसा रहेंगे ही नहीं, चिड़चिड़ापन रहेगा, कभी खुश हो जाएगा कभी दुख हो जाएगा, और हमेशा क्या होगा? रेजिलियंस रहेगा, अस्थिरता रहेगा ही नहीं उसमें, है ना। वो क्या होगा? वो हमेशा इमोशनल स्टेबिलिटी को मापने वाला होगा। लाइक जो इसमें हाई स्कोर लाएगा, समझो इसको, जो इस पर्सनालिटी के फैक्टर्स में हाई स्कोर लाएगा इस डायमेंशन में वो कैसा होगा? एंग्सियस होगा, मींस हमेशा जो है मतलब चिंतित रहने वाला, मूडी एंड प्रोन टू स्ट्रेस, हमेशा स्ट्रेस में रहने वाला पर्सन होगा। ओके कौन? हाई स्कोर वाले। और जो लो स्कोर वाले पर्सन होगा वो काम होगा, शांत होगा, इमोशनली स्टेबल, एकदम चिल मस्त रहने वाला, एंड रेजिलेंट होगा, मतलब वो लचीलापन रहेगा उसमें कि अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से रह लेंगे, कर लेंगे, अपने आप को मैनेज कर लेंगे। ओके ऐसे वाले पर्सन जो होगा वो लो स्कोर वाले होंगे, और जो हाई स्कोर वाले होंगे न्यूरोटिसिज्म में वो एंग्सियस होंगे, मूडी होंगे, प्रोन टू स्ट्रेस होंगे। ओके जैसे यहां पे एक एग्जांपल लिया गया है कि अदिति टेंड टू वरी अबाउट हर ग्रेड्स। अदिति जो है वो हमेशा अपने ग्रेड के लिए चिंतित रहता है कि मेरा ग्रेड अच्छा आना चाहिए एग्जाम में, एंड गेट स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम, और हमेशा एग्जाम के समय क्या होता है? स्ट्रेस रहती है। उसी में जो है करण है जो रिमेन कंपोज एंड ऑप्टिमिस्टिक इवन अंडर प्रेशर। और करण एक ऐसा लड़का है बिंदास रहता है, उसको कितना भी प्रेशर दे तो कोई बात नहीं, उसको लगेगा कि नहीं 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 हम कर लेंगे, हम लिख लेंगे, जो भी आएगा लिख के चले आएंगे। ओके तो यहां पर जो है हाई स्कोर वाला भी एग्जांपल दिया गया है और लो स्कोर वाला एग्जांपल भी दिया गया है। तो दैट इज द 5 डायमेंशन। ओके 5 बिग फैक्टर थ्योरी जो है यही यहां पे जो है 5th डायमेंशन को बताता है। ओके तो हम लोगों ने इतने सारे थ्योरी को पढ़ा, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिटिकल थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छे से समझना है इसको। ओके तो यहां पे जो है फ्रॉइड साहब ने प्रपोज किया इस थ्योरी को। उन्होंने कहा या फिर उन्होंने जो है माइंड को डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। ओके क्या किया? उन्होंने माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया। और सबसे पहले जो है तुमको यह समझना है, जो हमने पहले भी तुमको बता चुका है कि माइंड और ब्रेन जो है दोनों एक चीज नहीं है।
ओके, माइंड और ब्रेन जो है दोनों एक चीज नहीं है। ब्रेन इज द एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द बॉडी, ब्रेन इज द एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड माइंड इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। व्हाट इज माइंड? इज द फंक्शन ऑफ ब्रेन। मींस जितने भी हमारे कोग्निटिव प्रोसेस हो रहे हैं, थिंकिंग हो रहा है, इंटेलिजेंस हो रहा है, ये सारे क्या हैं? हमारे माइंड हैं। लेकिन जब हम लोग ब्रेन का बात करते हैं तो हमारे न्यूरॉन आ जाएंगे वहां पे। ओके, तो ब्रेन और माइंड में जो है हमको अंतर समझना है। तो फ्रूड साहब ने जो है माइंड को 3 पार्ट में बांटा, ब्रेन को नहीं। ओके, फिर यहां पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो उन्होंने 3 पार्ट में कैसे बांटा, तो 3 क्लासिफिकेशन किया, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। क्या किया? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। अब ये तीनों क्या होता है, पहले इसको जो है समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो हम जो है बहुत सिंपल भाषा में तुमको बताते हैं कि जो इड वाला लोग है, मीन जो इड है वो शैतान है। क्या है? शैतान है। और जो ईगो वाला है वो इंसान है, और जो सुपर ईगो वाला है वो भगवान है। यहां पे ध्यान देना है, इड वाला कौन है? शैतान है। ईगो वाला कौन है? इंसान है। और जो सुपर ईगो वाला है वो समझता है अपने आप को भगवान। ओके, अब इसको समझते हैं कि इड क्या होता है। तो यहां पे कह रहा है कि द अनकॉन्शियस इंस्टिंक्शनल पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी दैट सीक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। इसका जो है, जो इड वाला पर्सनालिटी वाले पीपल होते हैं वो अनकॉन्शियसली जो है उसका इस तरीके का बिहेवियर होता है, इस तरीके का पर्सनालिटी होता है, उसको इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम जो चाहते हैं हमको अभी के अभी चाहिए, बात खत्म। ओके, हम जो ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं, हमको जो चाहिए वो हमको तुरंत चाहिए। ये प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, किस पे काम करता है? प्लीजर प्रिंसिपल पे काम करता है। मैं जिस चीज में उसको प्लेजर मिल रहा है वो उसी काम को करेगा, लगातार करेगा। तो ऐसे पर्सनालिटी वाले जो होते हैं वो इड वाले होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, ए हंग्री चाइल्ड ग्रेविंग फूड फ्रॉम द फ्रिज विदाउट आस्किंग। एक भूखा बच्चा जो होता है वो फ्रिज खोलेगा और वहां से फ्रूट को निकालेगा, जेम को निकालेगा, जो भी निकालेगा वो लेकर भाग जाएगा, खाना शुरू कर देगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि हमको किसी से पूछना है, ये फ्रूट किसी दूसरे का है या फिर अपना है, क्या है, उसको मतलब नहीं है। जो बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं उसमें इड होते हैं। ओके, उसको जिस चीज में प्लेजर मिलेगा वो कर लेगा। ओके, उसको फर्क नहीं पड़ता ये किसका है ये फिर क्या है। दैट इज द इड पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट होता है ईगो वाला पर्सन। ईगो क्या होता है? द रेशनल पार्ट दैट मीडिएट्स बिटवीन द डिजायर ऑफ द इड एंड द मोरल कंस्टेंट ऑफ द सुपर ईगो। ओके, यहां पे क्या होता है, ये एक रेशनल पार्ट है पर्सनालिटी का। इसमें क्या करता है, वो बीच में मध्यस्थता करता है कि जैसे कि एक ईड है, उसका ईड है, उसका अपना डिजायर है कि हमको ये चीज चाहिए। लेकिन सुपर ईगो जो है वो कहता है कि नहीं, अभी जो है इसको नहीं चाहिए। तो वो ना ही जो है वो शैतान बन रहा है और ना ही जो है वो भगवान बन रहा है, वो बीच में रहता है। वो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है कि क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है। लाइक इसका एग्जांपल दिया गया है कि ए पर्सन फीलिंग हंग्री बट वेटिंग अंटिल लंच टाइम टू ईट, बैलेंसिंग डिजायर एंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है, एक इंसान है, उसको भूख तो लगा है लेकिन वो अभी खाएगा नहीं, वो वेट करेगा कि जब लंच टाइम होगा तो हम अच्छे से खाएंगे बैठ के। और वो अपने डिजायर को और सोशल नॉर्म्स को भी जो है सारा बचा करके रखता है कि हमको इसको फॉलो करना है। ओके, तो डेट इज द ईगो पर्सनालिटी। ईगो पर्सनालिटी वाले जो है ना ही इड में रहेगा ना ही सुपर ईगो में रहेगा, वो बीच में रहेगा, दोनों को मेंटेन करके चलेगा। ओके, तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन इसका है वो है सुपर ईगो। अब सुपर ईगो वाला पर्सन कैसा होता है? तो द मोरल कंपास दैट रिप्रेजेंट इंटरनलाइज्ड सोसाइटल रूल्स एंड आइडियल्स। ओके, राइट एंड रॉन्ग, ये वाला जो पर्सन होगा, जिसका ऐसा पर्सनालिटी होगा, वो एकदम सही तरीके से देखेगा क्या सही है क्या गलत है, मेरे को गलत नहीं करना है, मेरे को सिर्फ सही ही करना है। पूरे सोसाइटी के रूल्स को मानेगा, एकदम सोसाइटी में आइडियल बनने का प्रयास करेगा। ओके, अब जैसे यहां पे एक एग्जांपल दे रहा है कि फीलिंग गिल्टी आफ्टर टेलिंग ए लाई बिकॉज इट गोज अगेंस्ट मोरल स्टैंडर्ड। वो झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि ये मोरल स्टैंडर्ड्स नहीं है। झूठ बोलना क्या होता है? पाप होता है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेगा, बिल्कुल युधिष्ठिर रहेगा। ठीक है, तो ये जो है सुपर ईगो वाला पर्सन रहेगा। तो 3 तरीके का यहां पे हमने पर्सनालिटी देखा। पहला इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड वाला हमको जो है जो चाहिए वो चाहिए, ईगो वाला ठीक है मेरे को चाहिए तो, लेकिन हमको थोड़ा सा देखना है कि हाँ समय सही है या फिर नहीं है। डिजायर उसको भी रहेगा लेकिन सोसाइटी को देखते हुए, समय को देखते हुए वो डिजायर को पूरा करेगा। ओके, और सुपर ईगो वाला अगर सही है तो करूंगा, सही नहीं है तो नहीं करूंगा।
ओके, इसका जो है हम लोग एक बार जो डायग्राम देखते हैं तो ध्यान से देखो। ईड वाला जो होता है इंस्टिंक्ट पे काम करता है, उसका इंस्टिंक्ट क्या है, शैतान टाइप का। ईगो वाला जो होता है रियलिटी पे काम करता है कि नहीं, जो रियलिटी में जिस तरीके से हमको जीना चाहिए उस तरीके से जिएंगे। और सुपर ईगो वाला जो है मोरलिटी पे काम करता है कि मोरल क्या बोलता है, क्या हमको ये करना चाहिए, क्या ये सही है या फिर गलत है, इस तरीके पे काम करता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पे देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। यहां पे जो है डिफेंस मैकेनिज्म जो है फ्रूड के द्वारा सजेस्ट किया गया कि दैट द ईगो यूजेस कॉन्शियस मैकेनिज्म। ईगो क्या करता है, वो कॉन्शियस मैकेनिज्म का यूज करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एंजाइटी एंड गिल्ट। मींस अगर तुमको जो है एंजाइटी है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तुम अपने अंदर गिल्ट महसूस कर रहे हो, तो इस चीज को खत्म करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करता है कौन, ईगो। क्या करता है, रिप्रेशन। पहला क्या होता है, रिप्रेशन। यहां पे क्या होगा, पुशिंग पेनफुल मेमोरी और थॉट्स आउट ऑफ अवेयरनेस। अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसे मेमोरीज हैं जो तुमको तंग कर रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको नहीं करना चाहिए था, तुम यहां पे जो है गलती कर दिए, और ये चीज सोच सोच के तुमको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, कि जो तुम्हारा ईगो है वो उसको हटा देगा। चलो हटो यहां से, तुम्हारे मेमोरी से हटा देगा उसको, और पेन से जो है तुमको बचाने का प्रयास करेगा। ओके, दैट इज द रिप्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट होता है डिनायल प्रोसेस। डिनायल प्रोसेस क्या होता है, रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज रियलिटी और फैक्ट। ओके, अगर तुमको जो है किसी चीज को चाहिए, कोई चीज तुमको चाहिए और तुमको लगता है कि ये मेरा नहीं है या फिर ये मेरा होना चाहिए, तो तुमको क्या करेगा, वो फैक्ट को हटा देगा, वो फैक्ट को डिनायल कर देगा। अगर ये इसका नहीं है, ये अपना ही है, ठीक है, इसको अपना ही मान लो। ओके, ये डिनायल होता है कि किसी चीज को रिफ्यूज कर देना। ठीक है, अगर तुमको कोई कह रहा है कि तुम्हारे पास आईफोन होता ना तो मजा आता, मेरे पास आईफोन है, मैं मजा कर रहा हूं, ये होता है, वो होता है, इस तरीके से होता है, वो इस तरीके से होता है, तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाएगा। अब तुम क्या बोलेगा, हट, छपरी लोग जो है आईफोन लगे घूमते रहता, आईफोन में तो तुम ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते, मेरा एंड्रॉयड देखो उसमें सभी काम कर सकते हैं, सभी तरीके का चीज कर सकते हैं। तो जो ईगो होता है ना, वो डिनायल करता है। तुम्हारा ईगो हार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ईगो हार्ट होना शुरू होगा तो डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे यहां पे काम करना शुरू कर देगा। ओके, तो दैट इज द डिफेंस मैकेनिज्म जो कि फ्रूड के द्वारा जो है बताया गया था। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या है, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो फ्रूड साहब थे वो बिलीव करते थे कि जो हमारा पर्सनालिटी होता है वो शेप्ड होता है कि किस तरीके से हम चिल्ड्रेन जो है वो कोप करता है अपने सेक्सुअल अर्ज को। ठीक है, किस तरीके से बच्चे जो है अपने सेक्सुअल अर्ज को जो है वो कोप करता है, मेंटेन करता है इन द वेरियस स्टेजेस। ठीक है, उसी तरीके से जो है एक इंसान के पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। जैसे यहाँ पे ओरल स्टेज होता है, ओरल स्टेज में वैसे बच्चे आएंगे जो 0 to 1 ईयर होंगे, मीन बर्थ टू 1 ईयर तक जो बच्चे होंगे वो ओरल स्टेज में होते हैं। ओरल स्टेज वाले क्या होता है, उसका जो प्लेजर सेंटर होता है वो माउथ होता है। ठीक है, ओरल स्टेज वाले बच्चे का जो प्लेजर सेंटर होता है वो माउथ होता है। वो क्या करेगा, हमेशा सकिंग करता रहेगा, बीटिंग करता रहेगा। ठीक है, कोई भी चीज दे दो पट मुंह में रख लेगा, ठीक है, चूसता रहेगा, उंगली चूसेगा, सामान लेकर के चूसेगा। तो उसका प्लेजर सेंटर क्या होता है, वो उसके माउथ में होते हैं। अगर इसको फिक्स नहीं किया गया तो डिपेंडेंसी हो जाएगा और एग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर उसको फिक्स नहीं करते हो, मुंह में चीज लेने से नहीं रोकते हो, वो क्या करेगा, जब बच्चा बड़ा भी हो जाएगा तो वो हाथ लेकर के चूसते रहेगा उंगली से, या फिर कोई सामान लेगा और मुंह में घुसा लेगा, और अगर तुम उसको मना करोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पे पर्सनालिटी इस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो जाता है ओरल स्टेज से ही। तो नेक्स्ट स्टेज जो हमारा आता है यहां पे वो है एनाल स्टेज। एनाल स्टेज में वैसे बच्चे होंगे जो 1 to 3 ईयर होंगे। ठीक है, 1 to 3 ईयर वाले बच्चे जो होते हैं वो एनाल स्टेज होता है, और उसका प्लेजर सेंटर कहां पे होता है, एनाल पे होता है। ओके, और इसी उम्र में जो है बच्चे को क्या किया जाता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से बाथरूम जाना है, या फिर जो है जहां भीड़ हो वहां बाथरूम नहीं करना है, अकेले में जाके बाथरूम करना है। ओके, तो इस तरीके का जो टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है वो 1 to 3 ईयर में दिया जाता है। और अगर तुम उसको सही तरीके से टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं देते हो, तो उसका फिक्सेशन नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट होगा बीइंग ओवरली टेडी। मींस ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है एकदम करे ही नहीं। ठीक है, एकदम छुपा के रखे, एकदम जाकर के अकेले में सबको चला जाए तब करे, या फिर मेसी रहेगा, एनाल एक्सप्लोसिव कहीं भी जाकर के करके चला आएगा।
ओके, तो एनाल स्टेज जो होता है वो बच्चों का 1 to 3 ईयर में होता है। नेक्स्ट होता है फेलिक स्टेज। फेलिक स्टेज क्या होता है? जब बच्चे 3 to 6 ईयर में पहुंचते हैं, डेट से फेलिक स्टेज। यहां पे क्या होता है? चाइल्ड बिकम अवेयर ऑफ देयर बॉडी। अब बच्चे को जो है अपने बॉडी के प्रति क्या होगा? अवेयरनेस आ जाएगा, वो सजना संवरना शुरू कर देगा। डेवलप अट्रैक्शन टू द अपोजिट सेक्स पेरेंट। ठीक है, अपने अपोजिट पेरेंट्स के प्रति जो है उसके अंदर जो अट्रैक्शन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब अपोजिट सेक्स के प्रति किस तरीके से अट्रैक्शन होता है अपने पेरेंट्स के प्रति, कि तुमने अक्सर देखा होगा जो लड़कियां होती है वो अपने पिता को ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, लड़कियां क्या होती है? पिता को ज्यादा पसंद करता है। अगर उसके मॉम जो है उसके टच में आएगा, उसको भगा देगा, नहीं नहीं ये दैट्स माय डैड, दैट्स माय डैड। और वहीं पर जो कुछ लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने माँ को ज्यादा पसंद करता है, वो डैड को उसको टच करने नहीं देंगे कि दैट्स माय मॉम। ठीक है, वो अपने मोम से जो है पूरा घुल मिल के रहेगा। तो ये जो होता है ना, ये कहलाता है ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तुमको साइकोलॉजी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? लड़कियों को जो है वो अपने पिता के प्रति जो है प्यार आ जाता है। ठीक है, वो उसके अंदर जो है अट्रैक्शन आ जाता है, वो अपने पापा से हमेशा घुल मिल के रहेगा। और ओडिपस में क्या होता है? जो लड़का होता है उसको जो है अपने माँ के प्रति जो है पूरी तरीके से अट्रैक्शन होता है। तो डेट इज हैपन इन द फेलिक स्टेज। ओके, नेक्स्ट जो होता है वो फोर्थ में होता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है? ये होता है, पहले ये तो समझो कि 6th ईयर तक प्यूबर्टी तक जो है 6 साल से लेकर के प्यूबर्टी तक जो है ये स्टेज होता है लेटेंसी स्टेज। यहां पे क्या होता है कि सेक्सुअल इंपल्सेस जो होता है वो रिप्रेस्ड होता है। ओके, जब ये ईयर में आता है 6 से लेकर प्यूबर्टी स्टेज तक, तो वहां पे जो सेक्सुअल इंपल्स है वो दब जाता है। अब उसको जो है क्या होगा कि सेक्सुअल थिंग्स में उसको किसी भी तरीके का डिजायर नहीं रहेगा। वो क्या करेगा? वो फोकस करेगा डेवलपिंग फ्रेंडशिप बनाएगा, बच्चे के साथ खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, मस्ती करेगा, पूरे तरीके से इंजॉय करेगा। उसको सेक्सुअल डिजायर में किस तरीके का जो है इंटरेस्ट नहीं रहेगा। ओके, लेकिन जैसे ही जो है 5th जेनाइटल स्टेज पहुंचता है, प्यूबर्टी में पहुंचता है, क्या होगा? मैच्योर सेक्सुअल इंटरेस्ट इमर्जेस। और उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट क्या करेगा? वो मैच्योर हो जाएगा और जो है उसको अब अपने अपोजिट जेंडर के प्रति जो है उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब उसको जो है वो इंप्रेस करने का कोशिश करेगा, लड़कियों से दोस्ती करने का कोशिश करेगा, मींस अपोजिट जेंडर, लड़कियों को लड़कों में, लड़कों को लड़कियों में। ओके, ये कब होता है? जब प्यूबर्टी आना शुरू हो जाता है। दैट इज द जेनाइटल स्टेजेस, दैट इज नेचुरल। ओके, तो ये था हमारा साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो कि फ्रूड साहब के द्वारा जो है दिया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है इरिक इरिक्सन साइकोसोशियल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। क्या है? इरिक इरिक्सन साइकोसोशियल स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब ये क्या है? ओके, तो यहां पर जो है इरिक इरिक्सन साहब ने जो है पर्सनालिटी को बहुत सारे स्टेजेस में बांट दिया। क्या किया? पर्सनालिटी डेवलपमेंट को बहुत सारे स्टेजेस में बांटा, जिसमें पहला था ओरल सेंसरी, ठीक है, फिर था मस्कुलर एनाल जो कि टोडलर 1 to 3 ईयर, फिर थर्ड था लोकोमोटर, फोर्थ था लेटेंसी, फिफ्थ था एडोलेसेंस, सिक्स्थ था यंग एडल्टहुड, सेवंथ था मिडिल एडल्टहुड एंड 8th था मैच्योरिटी। ये सारे जो थे ये स्टेजेस में बांट दिया और उन्होंने बताया कि यहां पर जो अलग अलग तरीके के स्टेज होते हैं जहां पे अलग अलग तरीके का पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। किसने किया था? इरिक इरिक्सन साहब ने किया था। अब हमको जो एक एक करके सारे स्टेज को फटाफट जो यहां पे देखना होगा, यहां पे क्या हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग फर्स्ट स्टेज पे चलते हैं, वह है ओरल सेंसरी, मींस बर्थ टू 1 ईयर। जन्म के लेने के बाद 1 साल तक क्या होता है? बच्चे को क्या होगा? वो 2 चीज में कन्फ्लिक्ट करेगा, ट्रस्ट करूं या फिर ट्रस्ट ना करूं। क्या होता है? किसी भी इंसान पे ट्रस्ट करूं या फिर ट्रस्ट ना करूं, इसी चीज में उसको कन्फ्लिक्ट का चलता रहता है। और इसका जो की इवेंट्स क्या होता है? फीडिंग। की इवेंट्स क्या होता है इसका? फीडिंग। उसको जो है खाने से मतलब होता है। नेक्स्ट क्या होगा? उसका रिलेशनशिप किससे होता है? मदर से और केयर गिवर से, जो उसका मदर है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो उसको केयर देता है। ओके, वो उसका पर्सनालिटी का बात कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे कह रहा है कि आउटकम डिपेंड्स ऑन वेदर द इन्फेंट्स नीड्स आर कॉन्स्टेंटली मेट। रिजल्ट इस बात पे निर्भर करता है कि जो इन्फेंट का नीड जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो वो उस इंसान पे भरोसा करेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वो इस इंसान पे भरोसा नहीं करेगा। ओके, तो ट्रस्ट तब डेवलप होगा जब केयर गिवर जो है रिलिएबल हो, मींस उसको अच्छा से केयर करता हो, और मिसट्रस्ट डेवलप होगा जब उसको नेग्लेक्टफुल
महसूस होगा। मीन्स जो है अगर उसका सारा जरूरतें पूरा हो रहा होगा सही टाइम पे तो उसको उस पर्सन पे ट्रस्ट हो जाएगा। और अगर उसका ट्रस्ट नहीं बन रहा है क्योंकि जो है उसको सही तरीके से केयर नहीं मिल रहा है। ओके, तो जो ओरल सेंसरी इन्फेंसी पीरियड जो होता है बर्थ टू 1 ईयर में, उसका कन्फ्लिक्ट यही चीज में चलता रहता है कि ट्रस्ट करूं या फिर ट्रस्ट ना करूं। जैसा यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो कि मदर जो है केयर दे रहा है या फिर केयर गिवर जो है यहाँ पे केयर किस तरीके से दे रहा है। ओके, तो दैट इज द ओरल सेंसरी पीरियड। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे जो है मस्कुलर एनाल। जैसा कि हम लोग पहले देखे थे, तो यहां पे क्या होता है, ये टोडलर होता है। टोडलर मींस 1 to 3 ईयर वाले बच्चे जो होंगे वो मस्कुलर एनाल में आएंगे। तो यहां क्या चीज में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, ऑटोनोमी वर्सेस सेम डाउट। ठीक है, यहां पे क्या करता है कि हमको जो है अपने से कुछ चीज को करना है। ठीक है, खुद से कुछ चीज प्रयास करेगा कि हमको इस तरीके से करना है। अगर वो चीज गलती हो जाएगा तो वो उसमें क्या करेगा, शेम होगा, शर्माएगा कि नहीं मेरे से नहीं हुआ, या फिर अपने आप पे डाउट करेगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके अंदर चलेगा। और यहां पर जो इस पीरियड में टॉयलेट ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं। ओके, खुद से जाके टॉयलेट करना है बच्चे को, पेरेंट्स जाके करवाते हैं, लेकिन यहां पे जो टॉयलेट ट्रेनिंग देगा तो बच्चे खुद से जाके टॉयलेट करना शुरू करते हैं। की रिलेशनशिप क्या होता है, पेरेंट्स। यहां पे रिलेशनशिप किसके बीच में होता है, पेरेंट्स के बीच में। तो चिल्ड्रन नीड्स टू डेवलप ए सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल एंड इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है कि बच्चे को अपने आप के अंदर डेवलप करना होता है कि वो पर्सनल कंट्रोल में अपने बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है। खुद से चलना, खुद से बोलना, खुद से छोटा छोटा प्लेट को उठाना, बर्तन को धोने का प्रयास करना, ये सारे होते हैं वो खुद से करना चाहते हैं। फिजिकल स्किल में से नाचने का प्रयास करेंगे, इस तरीके का। अगर वो सक्सेस पा लेता है तो वो ऑटोनोमी, ठीक है, सक्सेस लीड टू ऑटोनोमी। अगर वो कर लेगा तो बोलेगा नहीं नहीं मैं कर लिया हूं, मैं कर लिया हूं। और अगर उसमें फेल हो जाएगा तो वो अपने आप को सेम महसूस करेगा या फिर डाउट करेगा। ठीक है, उसको लगेगा कि यार मैं तो नहीं कर पा रहा हूं, सब कोई कर पा रहा है, मैं क्या कमजोर हूं क्या, है ना। इस तरीके का अपने अंदर डाउट करेगा। तो दैट्स टाइप ऑफ पर्सनालिटी हैपन इन द मस्कुलर एनाल फेज, एनाल स्टेज, एंड दिस इज हैपन इन द 1 to 3 ईयर। ओके, जैसा कि जो तुम पिक्चर में देख सकते हो कि इस स्टेज का बच्चा किस टाइप का होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टेज पे चलते हैं। डेट से थर्ड स्टेज वो होता है लोकोमोटर स्टेज। ठीक है, लोकोमोटर स्टेज में कौन होता है, प्री स्कूल, स्कूल जाने वाले बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना 3 to 6 ईयर वाले बच्चे जो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, वो कन्फ्लिक्ट स्टेज में चलता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। वो किसी चीज को करने का प्रयास करेगा, इनिशिएट करेगा, और फिर अगर उसमें फेल कर जाएगा तो उसके अंदर फिर से गिल्ट होना शुरू होता है। ओके, गिल्ट का मतलब होता है अपने अंदर गुस्सा होना, फिर लगना कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मेरे से नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका जो की इवेंट होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, मतलब आजादी चाहिए। अब बच्चे को सभी चीज खुद से करने का प्रयास करेगा, उसको इंडिपेंडेंस चाहिए। और की रिलेशनशिप क्या होता है, फैमिली, फैमिली के अंदर जो उसका रिलेशनशिप होता है। ओके, यहां पे क्या होता है, चिल्ड्रन बिगिन असर्टिंग कंट्रोल थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड द प्ले। चिल्ड्रन क्या करता है, वो शुरुआत करता है चीजों को एक्सप्लोर करना, खुद से देखना, और जो है उसके साथ खेलना। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 to 6 ईयर में, उसको तुम कोई खिलौना दिला दो, ठीक है, कोई टॉय दिला दो या फिर गाड़ी दिला दो, वो क्या करेगा, जाएगा नट बोल्ट से जो है पूरा गाड़ी को खोल करके उसका मोटर निकाल लेगा, ठीक है, उसका मैग्नेट निकाल लेगा। वो एक्सप्लोर करेगा कि आखिर इसके अंदर है क्या, ये चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है ये गाड़ी। ठीक है, इस तरीके का एक्सप्लोर करने का प्रयास करता है। और वही जब खराब हो जाएगा फिर जोड़ नहीं पाएगा, फिर गिल्ट महसूस कर नहीं खोलना चाहिए था, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। ओके, अगर सक्सेस मिल जाता है इनिशिएटिव में तो वो फिर मजा करेगा। वाइल टू मच फोर्स और कंट्रोल लीड टू गिल्ट। और अगर जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल कर दिया जाएगा या फिर बहुत जल्दी तरीके से नहीं होता है, कुछ फोर्स कर दिया, टूट गया, फूट गया, तो फिर वो गिल्ट भी महसूस करता है कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, तो डेट्स विल हैपन इन द लोकोमोटर स्टेज, मींस फ्री स्कूल 3 to 6 ईयर वाले स्टेज पे होता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेज 4 आएगा वो होता है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज किस स्टेज में होता है, स्कूल एज 6 to 12 ईयर वाले एज पे। 6 से 12 साल के जो एज के बच्चे होंगे वो लेटेंसी स्टेज पे होते हैं। यहां पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट चलता है इंडस्ट्री एंड इंफीरियोरिटी। इंडस्ट्री का मतलब होता है किसी चीज को बनाने का प्रयास करना, ठीक है। इंफीरियोरिटी का मतलब होता है अपने अंदर इंफीरियोरिटी लाना कि मैं शायद इसके लिए नहीं हूं, या फिर मैं इंफीरियर हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसी दो चीज के बीच में इसका कन्फ्लिक्ट चलते रहता है। की इवेंट क्या होता है, मेनली इसका स्कूल होता है। ओके, क्योंकि स्कूल जाता है, और रिलेशनशिप होता है टीचर के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा होता है। जो इस उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स के ज्यादा नहीं सुनते, जो टीचर बोलेंगे वही सुनेंगे, जो उसके फ्रेंड्स बोलेंगे वही सुनेंगे।
ठीक है। अगर वो सक्सेस एट स्कूल एंड सोशल इंटरेक्शन लीड टू सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है, अगर वो स्कूल में सक्सेस करते हैं, सोशल इंटरेक्शन करते हैं, वहां पे उसको सक्सेस मिलता है, तो उसको सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस आएगा कि नहीं मैं ये कर सकता हूं, मैं भी पावरफुल हूं, मैं ये करके दिखा दूंगा। ओके। और अगर फेलियर हो जाएगा उस चीज में, तो वो क्या करेगा, इंफीरियरिटी महसूस करेगा कि यार मेरे से नहीं हो सकता, शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। इस तरीके का जो है पर्सनालिटी उसके अंदर जो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो डेट विल हैपन इन द लेटेंसी स्टेज, जिसका एज होता है 6 to 12 ईयर। ओके, ये सब बच्चे को देखो, ये सब स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा स्टेज आता है वो 5th स्टेज आता है, एडोलेसेंस स्टेज, जो कि 12 to 20 ईयर में होते हैं। ठीक है, 12 to 20 ईयर में, मतलब जो है 10th वाले बच्चे। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। अब इसमें क्या होता है कि जो इंसान होता है ना, उसको अपना आइडेंटिटी बनाना होता है कि मैं हूं, ठीक है, इस क्लास में मैं भी हूं। और यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है कि साहब मैं नहीं हूं क्या, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है क्या, लोग मुझको पूछ क्यों नहीं रहे, रेस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट जो उसके अंदर चलते रहता है। की इवेंट क्या होता है, पीयर रिलेशनशिप। ठीक है, वो जो दोस्तों लोग होते हैं, उसके पीयर्स लोग होते हैं, उसमें उसका रिलेशनशिप ज्यादा होता है। और की रिलेशनशिप क्या होता है, पीयर्स एंड सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप में ज्यादा रहते हैं, पीयर्स के साथ ज्यादा रहते हैं। ओके, कौन 10th वाले बच्चे, तुमको पता होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि टीन मस्ट डेवलप ए सेंस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ रोल। जो ये टीन्स होते हैं 12 to 20 ईयर वाले जो होते हैं, वो अपना जो है ना पर्सनल आइडेंटिटी बनाने का कोशिश करेगा। उसको लगेगा कि मेरा अपना पर्सनल आइडेंटिटी होना चाहिए, कि मैं डॉन हूं। ओके, मेरा जो है रेस्पेक्ट करो, मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरा नाम ये है। वो अपना नाम क्या करेगा, कहीं जाएगा तो अपना नाम लिख के चलाएगा कि मेरा नाम यहां पे रहना चाहिए, है ना। इस तरीके का काम करेगा, अपना आइडेंटिटी करेगा और अपने रोल्स को क्या करेगा, वो मानेगा, बिलीव करेगा एंड वैल्यू करेगा। ठीक है, अपने आइडेंटिटी की जो है अपने रोल को बनाएगा, अपने बिलीफ्स को बनाएगा, अपने वैल्यूज को बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, अगर उसमें सक्सेस मिलता है, सक्सेस लीड टू स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ, अगर उसमें सक्सेस मिल जाएगा तो उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा होगा कि मैं भी हूं। और अगर फेलियर हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, रोल कंफ्यूजन, शायद मैं नहीं हूं क्या, मेरे में ये ताकत नहीं है क्या, मैं इस तरीके का काम नहीं कर सकता हूं क्या। तो इस तरीके का कंफ्यूजन जो उसके अंदर होता है, तो इस तरीके का पर्सनालिटी जो होता है वो एडोलेसेंस स्टेज में होता है, जो कि 12 to 20 ईयर्स के स्टेज में होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा 6th स्टेज आएगा वो है यंग एडल्टहुड, जो कि 20 to 40 ईयर में होता है। ओके, 20 to 40 ईयर मींस तुम्हारे समय का बात यहां पे हो रहा है। तो यहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्या चलता है, इंटीमेसी और आइसोलेशन, मींस किसी के साथ में रहना है या फिर अकेले रह के मजा करना है। ओके, जो रिलेशनशिप में आ गया जो बंदा, उसको लग रहा है यार नहीं आना चाहिए था, अकेले ही रहता तो ज्यादा खुश रहता, यहाँ इतना ज्यादा टेंशन है। और जो अकेले है बोल रहा शायद कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, शायद कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए तो मजा ही आ जाता, मजे करता, ठीक है, बात करता, रात रात भर बात करता। ओके, तो इसके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। की इवेंट्स होता है इसका रिलेशनशिप, ज्यादा टाइम इसको रिलेशनशिप पे रहेगा, और की रिलेशनशिप जो है पार्टनर पे रहेगा या फिर फ्रेंड पे रहेगा। फ्रेंड्स और पार्टनर्स के साथ जो है ज्यादा इसका टाइम बीतता है। ओके, अगर सक्सेसफुल इंडिविजुअल जो है फॉर्म इंटीमेट रिलेशनशिप, अगर जो है इंडिविजुअल सक्सेसफुल रहता है तो उसका इंटीमेट रिलेशनशिप चलता है। और अगर फेल्यूर हो जाएगा, ठीक है, अगर जो है वो रिलेशनशिप में फेल कर जाएगा तो लोनलीनेस रहेगा और आइसोलेशन में रहेगा कि यार मेरे को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, अकेले खुश हूं, मस्त हूं, जबरदस्त हूं, मूवी देखता हूं, वेब सीरीज देखता हूं, खाता पीता हूं, मजे से रहता हूं, है ना। वो इस तरीके का जो है कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेगा कि इंटीमेसी में रहे या फिर आइसोलेशन में रहे। ओके, नेक्स्ट यहां पे हम लोग जाते हैं 7th स्टेज पे, जो कि होता है मिडिल एडल्टहुड वाले स्टेज, 40 to 65 वाले स्टेज पे। ओके, छोटे तो 65 ईयर वाले स्टेज पे। यहां पे क्या चीज में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, जनरेटिविटी एंड स्टेग्नेशन, मींस कुछ चीज को जनरेट करता रहूं या फिर स्टेग्नेशन मींस ठहराव, कि हम ठहर जाएं। ओके, इसका जो की इवेंट्स होता है वो तो या तो पेरेंटिंग वाला होता है या फिर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, अपना पेरेंट्स बनने का प्रयास करना या फिर सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट देने का कोशिश करना। की रिलेशनशिप होता है उसके फैमिली के साथ, उसके कम्युनिटी के साथ, अपने समाज के साथ उसका ज्यादा तालमेल होता है या फिर अपने फैमिली के साथ। एडल्ट नीड टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, जो एडल्ट्स होते हैं वो सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं, कि मैं कुछ बना करके जो है अपने नेक्स्ट जनरेशन को दूं, समाज के लिए कुछ काम करूं। ओके, जो नॉर्मल परिवार के होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर देता हूं, घर बना देता हूं, बिल्डिंग बना देता हूं, जमीन खरीद देता हूं, ये सारे काम करते हैं। और जो है कुछ होते हैं वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और जो फेल हो जाते हैं, फेलियर रिजल्ट इन स्टेग्नेशन एंड लेक ऑफ पर्पस, और जो ये चीज नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, और उसको ऐसा लगता है कि मेरा अब कोई पर्पस ही नहीं है, वो इंतजार करते हैं मृत्यु का, है ना, वो पर्पस को
खो देते हैं। तो ये था 7th स्टेज, जिसको कहते हैं मिडिल एडल्टहुड, जिसको 40 to 65 ईयर में होता है। ओके, तो हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पर जो है नेक्स्ट स्टेज को देखते हैं। जो लास्ट स्टेज है वो है मैच्योरिटी स्टेज, जो होता है 65 ईयर टू डेथ। ठीक है, 65 साल से डेथ तक जो है जो स्टेज होता है वो मैच्योरिटी वाला स्टेज होता है। ओके, यहां पे क्या चीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है? ईगो, इंटीग्रिटी एंड डिस्पेयर। या तो पूरा अहंकार रहेगा या तो उसको पछतावा रहेगा। ठीक है, अहंकार वाले लोग और पछतावा वाले लोग की इवेंट्स क्या होता है? रिफ्लेक्शन इन लाइफ। वो अपने जीवन पे क्या करता है? चिंतन करते रहता है कि जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, क्या गलती किया, क्या गलती नहीं करना चाहिए, क्या फिर हम कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को एडवाइस देंगे इस तरीके की चीजें नहीं करो, इस तरीके से करने से जो है ये गलत हो जाता है। ओके, इस तरीके का जो है जीवन में चिंतन करेगा। की रिलेशनशिप क्या होता है? सोसाइटी। वो सोसाइटी में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, फैमिली के साथ भी रहते हैं, सोसाइटी के साथ भी रहते हैं। ओल्डर एडल्ट्स रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर लाइफ। जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं वो अपने जीवन पे बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं। ओके, ए सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट लीड्स टू फीलिंग ऑफ इंटीग्रिटी व्हाइल रिग्रेट लीड्स टू रिपेयर। अगर जो है उसको सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होता है कि उसको लगता है कि हमने कुछ किया है, कुछ उखाड़ा है, तो उसको अपने आप में जो क्या होगा? फीलिंग्स होगा इंटीग्रिटी का, अहंकार का, कि मैंने ये किया है, अपने जिंदगी को मैंने इस तरीके से जिया है। ओके, लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसको रिग्रेट होता है, उसको पछतावा होता है कि काश मैंने ऐसा कुछ किया होता, इस तरीके से जो है हमको नहीं करना चाहिए था। तो जो इस एज में होते हैं, जो मैच्योरिटी स्टेज में होते हैं, 65 से लेकर के डेथ तक जो है वो अपने जीवन के अंदर चिंतन करते रहते हैं और वो हमेशा कन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं। उसको अहंकार करना, कुछ चीजों में उसको अहंकार भी होता है और कुछ चीजों में उसको पछतावा भी होता है। ओके, तो डेट इज द ऑल स्टेजेस। तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट थ्योरी को देखते हैं, जिस थ्योरी का नाम है जीन पाइगर्ट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या? जीन पाइगर्ट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स। ओके, अब ये जीन पाइगर्ट क्या कह रहा है? उन्होंने क्या किया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, सेकेंड था प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फोर्थ था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये बर्थ टू 2 ईयर तक होता है, ये 2 to 7 ईयर तक होता है, ये 7 to 11 ईयर तक होता है और ये 11 to 15 ईयर तक होता है। अब इस चारों को थोड़ा सा डिटेल से समझना है। देखो, पूरा लेक्चर को देखो, समझो क्या चल रहा है, उसके बाद अच्छा से नोट्स बनाओ ताकि तुमको बाद में रिवीजन भी करना पड़े। ओके, बहुत सारे कॉलेज में तो पढ़ाई ही नहीं होता इस चीज के बारे में, तुम समझ ही नहीं पाओगे, बस उड़ा उड़ा के लेके चला जाएगा कि हाँ ठीक है इस तरीके से होता है। ओके, तो हम लोग जो है सबसे पहला स्टेज देखते हैं जो कि सेंसरी मोटर स्टेज। ओके, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है? ये होता है बर्थ टू 2 ईयर। ओके, ये स्टेज जो होता है वो जन्म से लेकर के 2 साल के बीच में जो स्टेज होता है ना, वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाता है। ये सब जो है तुमको पीडिया में भी पढ़ना है, पीडियाट्रिक्स में। ओके, तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है इस बच्चे में? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है कि एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको क्या करो कि एक बॉल को दिखाओ, ठीक है, या फिर कोई चीज को दिखाओ और जो है तुम उसको अगर हटा दिए तो फिर उसको ले कहां चला गया, है ना। लेकिन अगर तुम जो है उस बॉल को किसी कंबल के नीचे, ब्लैंकेट के नीचे किसी के अंदर छुपा दो और वो देख ले कि हाँ यहां पे छुपा हुआ है, तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं वो वहीं पे है, ऐसा नहीं कि गायब हो गया। ठीक है, तो जब उसको आभास होने लगे कि चीज गया नहीं है, चीज वहां से गायब नहीं हुआ है, वो उसके अंदर है, इसका मतलब होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की चीजें आ रही। ओके, अब जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है कि एक बच्चा है, ये बच्चा को जो है बॉल दिखाया गया। ओके, बॉल दिखाने के बाद क्या करता है कि इंसान आता है और उस बॉल को उठा करके जो है इससे बक्सा के नीचे रख देता है। ठीक है, यहां पे बॉल को रख देगा और लेकिन बच्चा को अब इसमें समझ आ जाएगा, नहीं, बच्चा को ये लगेगा कि बॉल गायब नहीं हुआ है, वो इसके नीचे है। वो ऑब्जेक्ट को अब समझने का प्रयास करना शुरू कर देगा कि बॉल गायब नहीं हुआ, तुम जब जाओगे वहां जाएगा और बॉल को निकाल लेगा। ठीक है, तो ये वाला जो फीलिंग्स आना शुरू होता है ना, जो दिमाग में इस तरीके का जो है चीजें होना शुरू होता है, डेट से ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट का समझ आ जाएगा। नेक्स्ट करें कि इन्फेंट लर्न अबाउट द वर्ल्ड थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर एक्शन। इस समय क्या करेगा, जो इन्फेंट्स बच्चे होते हैं वो दुनिया को जो है अपने सेंसरी एक्सपीरियंस से सीखेगा, आंख से, कान से, टच से, ये चीज से सीखने का प्रयास करेगा और उसके मोटर एक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि दे लर्न द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन वेन दे आर आउट ऑफ द साइड। वो जो है इस चीज को समझेगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जब उसके साइड से अलग हो गया है तब भी वो चीज जो है एग्जिस्ट कर रहा है।
ओके तो ये सारे चीज जो होते हैं ना वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं और बर्थ टू 2 ईयर में जो है ये सारी चीजें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ओके नेक्स्ट जो हमारा स्टेज होता है वो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 7 ईयर के बीच में होते हैं। इस वाले जो स्टेज होते हैं उसको क्या होता है? ईगोसेंट्रिक थिंकिंग। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग का मतलब होता है वो हर एक चीज को जो है ना वो डिनोट करेगा। ठीक है, ये चीज क्या है उसका नाम रख करके सोचना शुरू कर देगा। इस तरीके का थिंकिंग उसका हो जाता है कि जो भी चीज देखा इसका नाम क्या है, ये क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, मैं डिनोट करेगा। तो चिल्ड्रन बिगेन टू यूज लैंग्वेज एंड सिंबल टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट। वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को या फिर सिंबल को या फिर लैंग्वेज को जो है वो डिनोट करना शुरू करेगा कि डेट इज वाटर, डेट इज पानी, ठीक है, डेट इज डर्ट, ओके, डेट इज ग्लास, डेट इज बाउल। तो ये सारे चीज को जो है वो समझने का प्रयास करेगा और दे थिंक इन कंक्रीट टर्म्स। और ये जो क्या करेगा? कंक्रीट टर्म में जो है सोचना प्रयास करेगा एंड स्ट्रगल टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव। लेकिन यहां पे एक चीज होता है कि वो जो भी चीज देखेगा ना वो अपने पर्सपेक्टिव से देखता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव से नहीं देखता। ओके अब जैसे तुमको क्या है कि तुम एक गरीब को देख रहे हो और एक अमीर को देख रहे हो और तुम्हारे सामने जो है एक 2 लाख का सामान रखा हुआ है, तो तुम गरीब के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि हाँ वो गरीब है, उसके पास इतना पैसा नहीं है इसलिए वो नहीं ले सकता। और एक अमीर के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो कि वो इसके पास इतना सारा पैसा है, वो इतना कमाता है, उसके लिए कोई लेना कोई बड़ी बात नहीं है। तो पर्सपेक्टिव का बात होता है। लेकिन यहाँ पे जो इस तरीके के बच्चे होते हैं 2 to 7 ईयर में, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पाते हैं, उसको बस अपना पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, मेरे को ये चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ओके तो यहां पर जो है एक चार्ट दिखाया गया है, इसमें इस तरीके से दिखाया गया है कि जो बच्चे होते हैं वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कॉक, डी फॉर डॉग, ई फॉर एग, इस तरीके से जो पहचानते हैं चीजों को। ठीक है, वो डिनोट करना शुरू करेंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, डेट इज एप्पल, उसको एप्पल दिखाओगे बोले एप्पल, बॉल दिखाओगे तो बॉल। ओके लेकिन इससे जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उसको नहीं पता होता, उसको एप्पल दे दो तो एप्पल करेगा, ठीक है, एप्पल बोलेगा नहीं, बस वो देखेगा। ओके तो इस उम्र में जो है वो चीजों को डिनोट करना शुरू कर देता है थ्रू द लैंग्वेज एंड सिंबल। ओके नेक्स्ट जो हमारा स्टेज होता है वो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 to 11 ईयर में होता है, 7 to 11 ईयर में। इसका की कंसेप्ट क्या है? लॉजिकल थॉट। अब उसके दिमाग में जो लॉजिकल थॉट्स आएंगे, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो सकता है, इस तरीके का थॉट जो उसके अंदर आएगा। तो चिल्ड्रन बिगेन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कंक्रीट इवेंट। ठीक है, लाइक उसका बर्थडे हो गया, किसी का शादी हो गया, कहीं पे गया था, तो उस चीज के बारे में, उस कंक्रीट इवेंट के बारे में जो है वो लॉजिकली तरीके से सोचना शुरू कर देगा। ओके किस तरीके के बच्चे? 7 to 11 ईयर के बच्चे। दे अंडरस्टैंड कन्वर्सेशन एंड कैन सोल्व प्रॉब्लम यूजिंग लॉजिक रेदर देन जस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट। अब जो है वो कन्वर्सेशन को समझेगा कि लोग क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, और प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करेगा अपने लॉजिक तरीके से। लॉजिक लगाएगा, क्या इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके का लॉजिकल लगाएगा। और जस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट तक ही वो नहीं रहेगा कि हम सिर्फ फिजिकली ऑब्जेक्ट से जो है उसको नहीं कर सकते हैं, अपने लॉजिक से भी जो है किसी चीजों को पूरा कर सकते हैं। ओके फिजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि तुम उसको आलू दे दो और चाकू दे दो, वो जाकर आलू को काटना सीख जाएगा। ठीक है, इस तरीके से काटते हैं, अलग अलग डिजाइन से काट सकते हैं, चीजों को जो है अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, मिट्टी का पुतला बनाने का प्रयास करेगा। तो ऐसे ऐसे चीज जो है वो इस स्टेज में करना शुरू कर देता है 7 to 11 ईयर के स्टेज में, जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ओके अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो होता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब वो चीजों को सोचेगा, समझेगा, बनाएगा, मैनिपुलेट करेगा, मैथमेटिक्स करेगा। ठीक है, ये सारे काम जो है वो करना शुरू करेगा किसमें? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, 11 to 15 ईयर के स्टेज में। ओके यहां पे क्या होता है कि एडोलसेंट डेवलप द एबिलिटी टू थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। वैसे चीज के बारे में सोचेगा, वैसे चीज को बनाएगा जो सिर्फ सोच सकते हैं। ओके अब मैथमेटिक्स को सोल्व करने का प्रयास करेगा, बड़े बड़े मैथमेटिक्स को, साइन थीटा, कोस थीटा, ये सारे को जो है उंगली पे नचाएगा कि किस तरीके से होगा, दिमाग में उसको जो है नचाने का कोशिश करेगा। इंगेज इन लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल तरीके से बात करेगा कि ऐसा भी हो सकता है, इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं। प्रॉब्लम को सोल्व करेगा सिस्टमेटिकली तरीके से। ओके दे कैन थिंक अबाउट हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में भी थिंक करेगा कि मतलब जो है जो भी हुआ नहीं है, लेकिन शायद अगर हम इस तरीके से घूम के गए तो हम इस तरीके से इस चीज को कर सकते हैं। ओके ये होता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग। मीन्स हमको
उसी तरीके से नहीं करना है, शायद हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, तो दिमाग में उस तरीके से मैपिंग करेगा। ओके, और रीजन डिडक्टिवली, और जो अलग अलग तरीके के रीजन को जो है बनाना शुरू करेगा। तो ये सारे चीज जो होते हैं ना, वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होते हैं, जो 11 to 15 ईयर के बच्चे होते हैं। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने सारे थ्योरी को समझा, जाना कि किस किस तरीके से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो है अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी को डिफरेंशिएट किया, और बताया कि किस तरीके से जो है हम किसी पर्सन के पर्सनालिटी को जान सकते हैं, माप सकते हैं। और कुछ कुछ साइकोलॉजिस्ट ने जो है अलग अलग तरीके के स्टेज को बताया, किस स्टेज में जो है उसका थिंकिंग क्या होता है, उसका पर्सनालिटी क्या होता है। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, इस लेक्चर से तुमने कितना सीखा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करना है, पक्का कमेंट करना। अच्छा लगे तो भी नीचे कमेंट करो, और खराब लगे या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो भी नीचे कमेंट करो। ओके, शेयर करो इस वीडियो को अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिसको समझ में नहीं आता है या फिर जिसको वैसा जरूरत है। सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, थैंक यू।